नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर था? विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी। यह सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। पहला रायसीना मध्य पूर्व संवाद भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय, यूएई और भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबान कौन सा देश था? विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। हेलोंगजियांग प्रांत के हार्बिन में आयोजित किए गए इस आयोजन ने पूरे एशिया में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसमें 34 देशों के एथलीटों ने भाग लिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग संघ द्वारा समर्थित खेलों में 11 शीतकालीन खेल विषयों में 64 कार्यक्रम शामिल थे। आधिकारिक शुभंकर क्या था? बिन और नीनी। और आदर्श वाक्य क्या था? शीतकालीन का सपना, एशिया के बीच प्यार। भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया, हालांकि कोई पदक भारत नहीं जीत सका। चीन सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। यह केंद्र गोविंदगढ़ में मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को 2011 में सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। माना जाता है कि रीवा आखिरी जंगली सफेद बाघ का घर है। यह केंद्र मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर प्लान का हिस्सा है। सफारी का नाम महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1951 में एक सफेद बाघ पाया था और प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया था। किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IIT हैदराबाद। DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। इसे IIT हैदराबाद में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र में विकसित किया गया। यह मशीन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाउडर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन तकनीक का उपयोग करती है। इसका बिल्ड वॉल्यूम 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 3 मीटर है, जो इसे भारत के सबसे बड़े मेटल 3D प्रिंटर में से एक बनाता है। सिस्टम में थर्मल बैलेंसिंग और स्पीड के लिए दोहरे हेड हैं। 1 मीटर ऊंचे घटक के सफल निर्माण के साथ यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसने भारत में बड़े पैमाने पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS 2.0 शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम NYPS 2.0? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संसदीय कार्य मंत्रालय। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राज्यसभा को राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 के बारे में जानकारी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतें विकसित करना और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करना और छात्र समुदाय को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानने में सक्षम बनाना और सरकार के कामकाज, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक तरीके से अपना जीवन जीने के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाना है। अक्सर समाचारों में आने वाले शब्द ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO often seen in the news is described as, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तरलता की स्थिति को सुचारू बनाने तथा ब्याज दर के स्तर पर इसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यानी द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक टू स्मूथन द लिक्विडिटी कंडीशंस एंड मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट लेवल्स। यह RBI द्वारा बाजार में रुपये की तरलता की स्थिति को टिकाऊ आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से संचालित बाजार संचालन है।
यदि अतिरिक्त तरलता है तो आरबीआई प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लेता है और रुपये की तरलता को चूस लेता है। इसी तरह जब तरलता की स्थिति तंग होती है तो आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है, जिससे बाजार में तरलता जारी होती है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा, और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है ये। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। एक्जियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द पायलट फॉर एक्जियोम मिशन 4? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शुभांशु शुक्ला। लखनऊ के शुभांशु को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम मिशन 4 का पायलट चुना गया है। वे नासा एक्जियोम स्पेस सहयोग के तहत आईएसएस की यात्रा करने वाले इसरो अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह मिशन स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके एक्जियोम स्पेस द्वारा संचालित आईएसएस के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। आईएसएस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस से ले जाता है और वापस लाता है। यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के सहयोग से एक्जियोम मिशन 1, 2 और 3 के बाद चौथी उड़ान है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, यानी प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेज। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए सीखना अधिक सुलभ बनाना है। यह योजना विविध भाषाई पृष्ठभूमि का समर्थन करने के लिए कई क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य पूरे भारत में छात्रों के लिए शैक्षिक संसाधनों में अंतर को पाटना है। यह पहल अस्मिता यानी अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना कार्यक्रम का पूरक है, जो भारतीय भाषाओं में अकादमिक सामग्री का अनुवाद और विकास करने पर केंद्रित है।
किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली विकसित की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडियाज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कॉल्ड वसोरैट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर वसोरैट्स के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। परीक्षणों में कम ऊंचाई वाले उच्च गति वाले हवाई खतरों को लक्षित किया गया जो कम उड़ान वाले ड्रोन का अनुकरण करते हैं। डीआरडीओ ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली विकसित की है जिसे बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी वसोरैट्स के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली को 6 किलोमीटर तक की दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति यानी साइड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तैयार की जाती है? स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी साइड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अध्ययन के आधार पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति यानी साइड रिपोर्ट 2024 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। यह रिपोर्ट भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास, प्रदर्शन और प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करती है जिसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर डे यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है हर साल? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसकी स्थापना 2000 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा की गई थी। यह दिन कैंसर से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समुदायों, व्यक्तियों और संगठनों को एकजुट करता है। पॉइंट नीमो जो समाचारों में था किस महासागर में स्थित है? पॉइंट नेमो विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अभी न्यूज में क्यों है? INSV तारिणी पर सवार 2 युवा भारतीय नौसेना अधिकारियों ने हाल ही में नाविक सागर परिक्रमा 2 के दौरान दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में पॉइंट नीमो को पार किया और यह है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है जो पृथ्वी पर किसी भी भूभाग से सबसे दूर का बिंदु है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका नाम 20,000 लीग्स अंडर द सी के कैप्टन नीमो के नाम पर रखा गया है। यह निकटतम भूमि से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। निकटतम मानवीय उपस्थिति अक्सर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री होते हैं। इस क्षेत्र में समुद्री जीवन बहुत कम है और इसकी दूरस्थता के कारण इसका उपयोग अंतरिक्ष कबाड़ निपटान के लिए किया जाता है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एम्पियन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। कौन सा देश ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? Which country has become the first African country to eliminate onchocerciasis? The right answer is option number D, नाइजर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नाइजर को अफ्रीकी देश में ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है। नाइजर दुनिया का 5वां और अफ्रीका का पहला देश बना है जिसने ओंकोसेरसियासिस को खत्म किया है। इससे पहले कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको में इस बीमारी को खत्म किया जा चुका है। यह बीमारी आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। यह एक परजीवी संक्रमण है जो ओंकोसेरका वोल्वस नामक कृमि के कारण होता है। यह संक्रमण काली मक्खियों के काटने से फैलता है जो तेज बहने वाली नदियों और झरनों के आसपास पाई जाती है। यह ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक कारण है। अमेरिकी FDA द्वारा अनुमोदित दवा सुजेट्रिगिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? द ड्रग सुजेट्रिगिन approved by the US FDA is used for, the right answer is option number C, क्रोनिक दर्द की स्थिति का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक पेन कंडीशंस। यह दवा जिसे क्रोनिक दर्द की स्थिति विशेष रूप से न्यूरोपैथिक दर्द के उपचार के लिए विकसित किया गया है,
यह दर्द संकेतन में शामिल विशिष्ट आयन चैनलों को संशोधित करके काम करता है। दुर्लभ रस्टी स्पॉटेड बिल्ली किस राज्य में देखी गई? द एल्यूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट वाज स्पॉटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पहली बार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जंगलों में दुर्लभ जंगली धब्बेदार बिल्ली को घूमते हुए पाया गया। यह दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की बिल्ली है, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम से भी कम है। इस बिल्ली का रंग हल्का भूरा होता है, जिस पर जंग लगे धब्बे होते हैं। आंखों के पास सफेद धारियों वाला छोटा गोल सिर होता है और मध्यम रूप से लंबी बिना निशान वाली जंगली पूंछ होती है। इसकी बड़ी आंखें इसकी रात की आदतों में मदद करती है, जबकि छोटे पैर और काले तलवे वाले पैर इसकी चपलता को बढ़ाते हैं। भारत में इसकी 80% आबादी रहती है और इसे IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दीपोर बिल झील जो समाचारों में थी किस राज्य में स्थित है? दीपोर बिल लेक विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम। तीसरे वार्षिक दीपोर बिल विंटर बर्डिंग फेस्टिवल 2025 में 2024 की तुलना में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। यह असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह असम के गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है। इसे 2002 में रामसर साइट और 2004 में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया था। यह असम का एकमात्र रामसर साइट है। यह झील प्रवासी पक्षियों का घर है, जिसमें स्पॉट बिल्ड पेलिकन, लेसर एडजुटेंट स्टॉक और बेयर पोचार्ड जैसी वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए घोषित मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा मिशन यानी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की। SMR छोटे परमाणु रिएक्टर है जिनका अधिकतम उत्पादन 300 MWE है, जो प्रतिदिन 7.2 मिलियन किलोवाट आवर उत्पादन करते हैं। इसकी तुलना में बड़े परमाणु संयंत्र प्रतिदिन 1000 MWE और 24 मिलियन किलोवाट आवर से अधिक उत्पादन करते हैं। SMR छोटे मॉड्यूलर और रिएक्टर आधारित होते हैं जो कम कार्बन वाली बिजली पैदा करते हैं। इनके कार्बन फुटप्रिंट्स कम होते हैं, छोटी लागत होती है और इन्हें कारखाने में बनाया जा सकता है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बार्ट डी वेवर। किंग फिलिप ने बार्ट डी वेवर को बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रू की जगह ली है, जिन्होंने 7 पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। जून 2024 के चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को निर्णायक जनादेश नहीं मिला था। बेल्जियम में एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था है जो डच भाषी फ्लैंडर्स और फ्रेंच भाषी वालोनिया में विभाजित है। डी वेवर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राष्ट्रवादी फ्लैंडर्स नेता हैं। कभी कभी समाचारों में रहने वाली बुडापेस्ट संधि और मार्केस वीआईपी संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुडापेस्ट ट्रीटी एंड मार्केस वीआईपी ट्रीटी समटाइम्स seen in news is related to which of the following? The right answer is option number A, बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 1977 में अपनाई गई बुडापेस्ट संधि सूक्ष्म जीवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रक्रिया पर केंद्रित है, जिसके तहत सभी सदस्य देशों को जमा किए गए सूक्ष्म जीवों को पेटेंट आवेदनों के भाग के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता होती है, भले ही डिपॉजिटरी प्राधिकरण का स्थान कुछ भी हो। इससे पेटेंट संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय प्राधिकरणों को सूक्ष्म जीवों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस बीच 30 सितंबर 2016 को लागू मार्केस वीआईपी संधि पारंपरिक कॉपीराइट कानून में अपवाद स्थापित करके अंधेपन या दृश्य हानि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित पुस्तकों के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। कोलेरू झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? कोलेरू लेक विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अभी न्यूज में क्यों है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने आंध्र प्रदेश सरकार को कोलेरू वेटलैंड में 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने से रोक दिया है। कोलेरू झील पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में एक बड़ी उथली मीठे पानी की झील है।
यह एलुरु के पास कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील है जो 308 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है और उपतेरु नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे 1999 में वन्यजीव अभयारण्य और 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जिसमें साइबेरियाई क्रेन, पेलिकन और पेटेंट स्टॉक जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से किन देशों में उगाया जाता है? द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज मेनली ग्रोन इन विच कंट्रीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने कपास की खेती की उत्पादकता बढ़ाने और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के मिशन की घोषणा की। ईएलएस कपास, जिसे वस्त्र उद्योग में स्वर्ण मानक के रूप में जाना जाता है, गोसिपियम बारबेडेंस प्रजाति से आता है जिसे मिस्र या पीमा कपास भी कहा जाता है। इसके रेशे की लंबाई 30 मिलीमीटर और इससे अधिक होती है और इसे मजबूत और महीन बनाती है। दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने वाला यह कपास मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है। भारत में यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन पोस्थुमसली ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन द डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चमन अरोरा। चमन अरोरा को इनकी पुस्तक इखोर अस्वस्थामा के लिए पुरस्कार मिला है। पुरस्कार में उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका के साथ एक ताबूत और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। गम्बूसिया एफिनिस, जो समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? गम्बूसिया एफिनिस विच वाज सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पेसीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मच्छर मछली यानी मॉस्किटो फिश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मच्छर नियंत्रण के लिए गम्बूसिया एफिनिस यानी मच्छर मछली और पेसिलिया रेटिकुल्टा यानी गप्पी के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। गम्बूसिया एफिनिस दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी है और इसका इस्तेमाल 1 सदी से भी ज़्यादा समय से दुनिया भर में किया जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव के कारण IUCN ने इसे 100 सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में शामिल किया है। पेसिलिया रेटिकुल्टा दक्षिण अमेरिका की एक गैर प्रवासी मछली है जो देसी प्रजातियों के लिए खतरा है। मच्छर नियंत्रण के लिए इन मछलियों को कई भारतीय राज्यों में छोड़ा गया जिससे पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। किस देश ने स्कंदर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड स्कंदर M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस कथित तौर पर स्कंदर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने जा रहा है। स्कंदर यानी SS-26 स्टोन एक सड़क मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जिसका पहली बार 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। इसे छोटे उच्च मूल्य वाले भूमि लक्ष्यों पर सामरिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल की लंबाई है 7.3 मीटर, इसका वजन है 3750 किलोग्राम और इसकी रेंज 50 किलोमीटर है और इसका पेलोड 480 से 700 किलोग्राम है। यह पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकता है, मैक 7 पर यात्रा कर सकता है और 30 मील से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? प्रसाद स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अभी न्यूज में क्यों है? संसदीय समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह एक स्पष्ट SOP विकसित करे और प्रसाद योजना के तहत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मंजूरी प्रदान करे। प्रसाद यानी तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान योजना 2014 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पूरे भारत में तीर्थ स्थलों पर सांस्कृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार, कनेक्टिविटी और विरासत स्थलों का संरक्षण शामिल है। यह कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन का समर्थन करता है। यह योजना 100% सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है जिसमें CSR और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP से अतिरिक्त सहायता शामिल है। कौन सा भारतीय शहर फोर्ट विलियम का घर है जिसका नाम हाल ही में विजय दुर्ग रखा गया है? विच इंडियन सिटी इज होम टू फोर्ट विलियम रिसेंटली रीनेम्ड विजय दुर्ग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता में पूर्वी सेना कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसे 1773 में अंग्रेजों ने बनवाया था।
इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। किला हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और अब इसका स्वामित्व भारतीय सेना के पास है। मूल रूप से 1696 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित इसे कलकत्ता का ब्लैक होल के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ कैदियों को रखा जाता था। 1756 में हमला होने के बाद प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इसका पुनर्निर्माण किया था। अष्टकोणीय किला 70.9 एकड़ में फैला है और इसमें मेहराबदार खिड़कियां और बारीक पत्थर की नक्काशी है। भारत के जेंडर बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिगार्डिंग द जेंडर बजटिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही विकल्प का चयन करना है। जेंडर बजट स्टेटमेंट जीबीएस पहली बार 2005-06 के बजट में पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। जीबीएस 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा लिंग बजट यानी जेंडर बजट है, यह भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत की लैंगिक समानता प्रतिबद्धता 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन 1979 के अनुसमर्थन से शुरू होकर 2005-06 में पहले जेंडर बजट स्टेटमेंट का नेतृत्व करती है और इसे तब से हर साल शामिल किया जाता है, जो लिंग संवेदनशील नीतियों पर चल रहे फोकस को दर्शाता है। जेंडर बजट मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप योजना के अंतर्गत आता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जेंडर बजट का आकार कितना है? 4.49 लाख करोड़ रुपये, जो कि केंद्रीय बजट 2025-26 का प्रतिशत में देखेंगे तो वो है 8.86%, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 3.27 लाख करोड़ रुपये से 37.5% अधिक है। जीबीएस 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा जेंडर बजट है, जो महिलाओं के कल्याण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जिसमें 49 मंत्रालय लिंग विशिष्ट आवंटन की रिपोर्ट करते हैं। पीएम जनमन पैकेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू पीएम जनमन पैकेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सही विकल्प का चयन करना है। यह राज्य सरकारों और पीवीटीजी समुदायों के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, यह सही है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बुनियादी योजनाओं की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है, यानी 100% सैचुरेशन। सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोनों सही स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। ई श्रम पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रिस्पेक्ट टू द ई श्रम इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सही विकल्प का चयन करना है। ई श्रम माइक्रो साइटें राज्य विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो राष्ट्रीय ई श्रम डेटाबेस को सहजता से एकीकृत करती है, बिल्कुल सही। ई श्रम माइक्रो साइट और संगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों तक बहुभाषी पहुंच प्रदान करती है, यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में कृत्रिम झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज और आर आर्टिफिशियल लेक्स इन इंडिया। सही विकल्प का चयन करना है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, हाँ, ये तो कृत्रिम झील है। कोल्लेरू झील नहीं, यह नहीं है। लोकतक झील, यह भी नहीं है। वेमनाड झील, यह भी कृत्रिम झील नहीं है। तो केवल पहला इसका सही जवाब होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर रिहंद बांध द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। कोल्लेरू झील देखेंगे तो यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच एक प्राकृतिक झील है। यह एक आर्द्र भूमि है और प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है। लोकतक लेक मणिपुर में स्थित एक प्राकृतिक झील है, जो अपने अनोखे तैरते द्वीपों यानी फुमुदी और इसके पारिस्थितिक महत्व के लिए जानी जाती है। वेमनाड झील यह केरल में एक प्राकृतिक झील है, जो अपने बड़े आकार और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और यह भारत की सबसे लंबी झील भी है। तो इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।